हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। ज़्यादा से ज़्यादा साथी इस वीडियो को शेयर कर दें। हमने सुबह एक क्लास की थी जिसके अंदर हमने एमसीक्यू के माध्यम से थ्योरी पोर्शन को भी कवर किया था। और अब फिर हम क्या कर रहे हैं कि आंसर क्वेश्चन आंसर के माध्यम से ही हमारा जो आरडी का सिलेबस है उसको कंप्लीट करवा रहे हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है। पार्ट ए के अंदर हमने कुछ टर्म लिखी है, पार्ट बी के अंदर उसके आंसर लिखे हैं। आपको बताना है कि व्हाइट हिपर डिजीज है वो किस कारण होता है। टी शेप यूट्रस है वो किसके अंदर होगा। टेस्टिकोंडा एनिमल्स किनको कहते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन है हमारा व्हाइट हिपर डिजीज। व्हाइट हिपर डिजीज क्या होगी। यह एक हिपर से समझ लीजिए कि ऐसा कोई एनिमल होगा जो जिसकी एक बार भी काविंग नहीं होगी, जिसका एक बार भी पर्चुरेशन नहीं होगा, जिसका एक बार भी पर्चुरेशन नहीं होगा। तो पर्चुरेशन नहीं होगा, यह बीमारी ऐसे एनिमल्स के अंदर होगी जिनके अंदर क्या होगा, हाइमन है वो क्या हो जाता है, परसिस्ट रह जाता है। हाइमन से हम समझेंगे कि यह एक ऐसी झिल्ली है जो कि वेजाइना और वुल्वा का जो इंटरनल पार्ट है उसके अंदर एक पतली मेम्ब्रेन होगी जो कि मेटिंग के दौरान क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। मेटिंग के दौरान रप्चर हो जाती है। लेकिन जब हाइमन परसिस्ट हो जाता है, परसिस्ट होने के कारण पशु है, मेल जो पशु होगा, मेल एनिमल होगा वो क्या होगा, मेटिंग नहीं कर पाता। इसके कारण फीमेल है वो क्या नहीं हो पाती, प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। प्रेग्नेंट नहीं हो पाती तो क्या होगा, उस टर्म को क्या बोलेंगे हम, वाइट हिपर डीजी बोला जाएगा। उसको क्या है, वो क्या रह जाती है, वह हिपर ही रह जाती है, वह प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, इसलिए हम क्या कहेंगे, वाइट हिपर डिजीज किसके कारण होती है, परसिस्ट हाइमन के कारण होती है। और यह बीमारी सबसे ज़्यादा किसके अंदर देखने को मिलती है आपको, आयरशायर। आयरशायर एक ब्रीड है कैटल की। आयरशायर ब्रीड है कैटल की जो कि विश्व की सबसे ब्यूटीफुल ब्रीड है। और इसी आयरशायर का उपयोग हमने टेलर नाम की एक क्रॉस ब्रीड बनाने में किया, जो कि किसकी ब्रीड है, एक पटना की ब्रीड है। इसमें क्या किया हमने, पटना की एक लोकल कैटल को क्रॉस करवाया आयरशायर के साथ। क्या करवाया, आयरशायर के साथ। और यह विश्व की पहली क्या थी, क्रॉस ब्रीड थी, क्या, टेलर। इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टी शेप यूट्रस किसके अंदर होगा। अलग अलग एनिमल्स के अंदर जो यूट्रस है उसकी एक निर्धारित शेप मानी गई है कि ये एनिमल है उसके अंदर इस प्रकार का यूट्रस है। तो जो वाई शेप का यूट्रस है, ये यूट्रस की बॉडी, ये यूट्रस के दो हॉर्न, वाई शेप की बॉडी माना गया है किसके अंदर, बोवाइंस के अंदर। किसके अंदर माना गया है, बोवाइंस के अंदर माना गया है। और वी शेप का जो यूट्रस है वो किसके अंदर माना गया है, बीच के अंदर माना गया है। किसके अंदर माना गया, बीच के अंदर। और टी शेप का जो यूट्रस है वो किसके अंदर माना गया, मेयर के अंदर माना गया है कि इसके अंदर 50% ही हॉर्न होते हैं और 50% ही यूट्रस की क्या होती है, बॉडी होती है। बाईपार्टाइट टाइप का क्या पाया जाता है, यूट्रस पाया जाता है। बाईपार्टाइट टाइप का यूट्रस पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें सी कैमल के अंदर, सी कैमल के अंदर जो यूट्रस है वो वाई और टी के बीच का मिलेगा। और अगर हम बात करें स्वाइन के केस में, स्वाइन के केस में यूट्रस की क्या है, एक शेप, कोई भी शेप है निर्धारित नहीं की गई। उसके अंदर जो शेप है वो कॉन्टूर शेप होगी, उसका जो कोई भी शेप निर्धारित नहीं है। इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिखा है टेस्टाकोंडा एनिमल्स। टेस्टाकोंडा एनिमल्स वे एनिमल्स होते हैं जिनमें बर्थ से ही, एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ से ही जो टेस्टिज है वो क्या है, जो टेस्टिज है वो स्क्रोटम में ना आकर कहाँ रह जाते हैं, एब्डोमन के अंदर रह जाते हैं। किसके अंदर रह जाते हैं, एब्डोमन के अंदर रह जाते हैं। उनको क्या बोला जाता है, टेस्टिकोंडा एनिमल्स बोला जाता है। एक और ट्रिम है जिसको बोला जाता है क्रिप्टोर्किटिज्म। इसके अंदर क्या होगा, इसमें जन्म के बाद
जो टेस्टिज है वो स्क्रोटम में ना आकर क्या रह जाते हैं, अब एब्डोमेन के अंदर रह जाते हैं। ये क्या होगी, एक बीमारी होगी। ये क्या होगी, बीमारी होगी, जो कि किसके अंदर, हॉर्सी जोर स्वाइन के केस में सबसे ज़्यादा होती है, हॉर्सी जोर स्वाइन के केस में। और एक टर्म आप पढ़ोगे मोनोक्रीक, जिसके अंदर क्या होगा, एक टेस्टिज तो स्क्रोटम के अंदर आ जाता है और एक टेस्टिज एब्डोमेन के अंदर रह जाता है। जो टेस्टिकोंडा एनिमल्स है, इनके तो जन्म से ही जो टेस्टिज है वो स्क्रोटम में नहीं आते, एब्डोमेन में रह जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एलिफेंट होगा, व्हेल होगा, और क्या होगा, कोक होगा, मुर्गे के अंदर। ठीक है जी। इसके बाद हमने टेस्टिज के बारे में पढ़ा था कि जो लेफ्ट टेस्टिज है वो क्या होगा, राइट टेस्टिज से बड़ा होता है, राइट टेस्टिज से क्या होता है, बड़ा होता है। और जो स्क्रोटम के अंदर जो पैम्पनी फोम फ्लेक्सिज होता है या फिर कैरीमेस्टर मसल्स होती है, वो क्या करती है, उसके जो टेस्टिज के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है और उसके टेम्परेचर को 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या रखती है, बॉडी टेम्परेचर से कम रखती है। क्या रखती है, बॉडी टेम्परेचर से कम रखती है। और सप्रमेटिक कोर्ड के माध्यम से जो टेस्टिज है वो क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे बॉडी से। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है स्क्रू टाइप वेजाइना। जो स्क्रू टाइप वेजाइना है वो किसके अंदर होगी, शो के अंदर होगी। और स्क्रू टाइप पेनिस है वो किसके अंदर होगा, स्वाइन के अंदर होगा। किसके अंदर होगा, स्वाइन के अंदर, या फिर बैरो के अंदर। किसके अंदर, बैरो के अंदर होगा, बैरो के अंदर होगा। इसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है क्लोइका। क्लोइका क्या होगा, एक वेंट होगा जहाँ से क्या होगी, ओवी पोजिशन होगी। ओवी पोजिशन कहने का मतलब है कि लेइंग होगा। लेइंग का मतलब कि जो अंडा देने की प्रक्रिया है वो कहाँ से होगी, वो क्लोइका से ही होगी। वैसोटोसिन हार्मोन के कारण ओविपोजिशन की प्रक्रिया होती है। क्लोइका पोल्ट्री के अंदर ऐसा पार्ट होगा जहाँ से डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी तीनों का काम इसी क्लोइका नामक पार्ट से किया जाता है। इन केस ऑफ पोल्ट्री, जो पोल्ट्री के अंदर कोक के पेनिस को क्या बोला जाता है, फैलस बोला जाता है। PHALLUS क्या बोला जाता है, फैलस बोला जाता है। इसके बाद आता है ओसफेनिस। ओसफेनिस क्या होगा, एक हड्डी होगी डॉग के पेनिस के अंदर। एक आगे पढ़ोगे आप ओसफ्रेनिक, जो कि किसके अंदर होती है, डायाफ्राम के अंदर हो गई, डायाफ्राम के अंदर, इन केस ऑफ ओक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिल्क लेट डाउन हार्मोन कौन सा होगा, दूध निकालने के लिए कौन सा होगा, ऑक्सीटोसिन होगा, जो कि क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीटोसिन भी बोलते हैं। इसके बाद हम इसको क्या बोल सकते हैं, लविंग हार्मोन भी बोल सकते हैं। इसका ऑक्सीटोसिन का और क्या काम, ऑक्सीटोसिन हमारे क्या है, बैन है। ऑक्सीटोसिन क्या है, बैन है। इसके बाद मिल्क होल्ड हार्मोन, होल्डिंग हार्मोन कौन सा होगा, एड्रिनलिन होगा या एपिनेफ्रिन होगा। एपिनेफ्रिन होगा। जब पशु को डराया, धमकाया या फिर लाठी चार्ज किया जाता है पशु के ऊपर, तब पशु दूध देने की बजाय दूध को क्या कर लेता है, ऊपर होल्ड कर लेता है, और दूध जो पशुपालक होगा उसको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। एड्रिनलिन हार्मोन, जिसको हम 3F हार्मोन भी बोलते हैं, फ्लाइट, फियर और फ्राइट, 3F हार्मोन बोला जाता है। इसके बाद आती है हमारा नेक्स्ट टर्म साइलेंट हीट। साइलेंट हीट ऐसी हीट है जिसमें पशु ओवुलेशन तो करता है, लेकिन जो स्ट्रेस के साइन होंगे उसको क्या करता है, उसको शो नहीं करता। इस हीट के अंदर जो म्यूकस होगा वो तो आएगा, लेकिन पशु जो माउंटिंग के साइन है, अनरेस्ट, या फिर बार बार पूंछ को उठाना, बार बार यूरिन करना, ऐसे सिम्टम क्या करता है, शो नहीं करता। तो ये किसके अंदर होता है, मेनली साइलेंट हीट किसके अंदर होगी, बफेलो के केस के अंदर होगी। बफेलो के केस के अंदर होगी। बफेलो के केस में हीट में आने से पहले TET भी हो जाता है, जिसको बोला जाता है टीट एनगोरजमेंट टेस्ट, जिसको देसी भाषा के अंदर डोका करना भी बोला जाता है, डोका करना भी बोला जाता है। इसके बाद आता है स्प्लिट हीट। स्प्लिट हीट किसके है,
टूटती हुई हीट। इसमें क्या होगा, यह किसके केस के अंदर होगी, मेयर के केस में होगी। और इसके अंदर बार बार विंकिंग ऑफ यूट्रस होता है, जिसको बोला जाता है कि जो विंकिंग ऑफ क्लाइटोरिस है, क्लाइटोरिस इसके अंदर है बार बार उभरता है, सप्रेस होता है, बार बार फिर उभरता है, इसको बोलते हैं विंकिंग ऑफ क्लाइटोरिस, विंकिंग ऑफ क्लाइटोरिस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सीमन डिपॉजिट साइट है एआई के टाइम पे वो कौन सी होगी, वो कौन सा होगा, मिड सर्विक्स होगा। मिड सर्विक्स के अंदर सीमन को क्या किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है। नेचुरल मेटिंग के दौरान हॉर्सिज और स्वाइन के केस में देखा गया है कि ये दोनों एनिमल्स सीमन को सर्विक्स के अंदर डिपॉजिट करते हैं। किसके अंदर करते हैं, सर्विक्स के अंदर डिपॉजिट करते हैं। लेकिन बोवाइन के केस के अंदर, शीप और गोट के केस के अंदर हमने देखा कि वे वेजाइना के अंदर क्या करते हैं, सीमन को डिपॉजिट करते हैं। ऐसा ही हमने देखा था कि जो प्राइमरी ओसाइट है उसी से ओवुलेशन किस में हो जाता है, मेयर के अंदर और बीच के अंदर, मेयर के अंदर और बीच के अंदर। और एक टर्म ऐसी ही हमने कब कहाँ पर देखी थी, जो अलग ही टर्म थी इसकी तरह ही, डिपॉजिट वाली की तरह ही, हैन के केस में देखा था कि जो लेफ्ट ओवरी है इसकी लेफ्ट ओवरी होगी वही फंक्शनल होगी। इसके बाद हमने एक टर्म देखी थी फ्लोटिंग किडनी, फ्लोटिंग किडनी किसके अंदर होगी, फ्लोटिंग किडनी कौन सी किडनी होती है, लेफ्ट किडनी होती है, क्योंकि लेफ्ट साइड में ही रूमन होता है। बोवाइन के केस में देखा कि जो राइट ओवरी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा डेवलप होगी, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या है, रूमन है। और हमने क्या देखा, ऐसी अगर आगे टर्म आएगी वो भी हम साथ साथ में बताते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है इम्प्लांटेशन इन यूट्रस। यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन हमने देखा कि ये ओवरी है, ओवरी से ओवम निकला और यहाँ से सीमन गया, क्या गया, सीमन गया। जैसे ही इनका फर्टिलाइजेशन होता है, इन केस ऑफ पोल्ट्री ये फर्टिलाइजेशन इनफंडिबुलम में होगा, और इन केस ऑफ बोवाइन ये ए आई जंक्शन के ऊपर, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन के ऊपर होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जैसे ही ये मिलते हैं, ओवम और सपम मिलते हैं, तो 20 से 24 घंटे के बाद क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। जाइगोट बनने के बाद नेक्स्ट स्टेज मोरुला आती है। नेक्स्ट स्टेज कौन सी आती है, मोरुला आती है। मोरुला 8 सेल होगा। इसके बाद ब्लास्टुला स्टेज आती है। क्या आती है, ब्लास्टुला स्टेज आती है, जो कि 16 सेल होगा ब्लास्टुला। ब्लास्टुला स्टेज के आपने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक शब्द सुना होगा। इसके अंदर ब्लास्टुला स्टेज को ही जो कि 16 सेल है, इसको उठाया जाता है। उठाने के बाद ब्लास्टुला स्टेज, हमारा क्वेश्चन कौन सा था, इम्प्लांटेशन वाला। ब्लास्टुला स्टेज को उठाने के बाद जो दूसरी मदर होगी, जहाँ पर हमने इस स्टेज को रखना है यूट्रस के अंदर है, वहाँ पर क्या कर देते हैं, दूसरी मदर के अंदर इसको क्या कर देते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं। इम्प्लांट करने के बाद जिस मादा के अंदर या जिस मदर के अंदर हमने इसको इम्प्लांट किया है, जिसके यूट्रस के अंदर, उसको क्या बोला जाता है, सैरोगेट मदर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सैरोगेट मदर बोला जाता है। क्या कह सकते हैं हम क्या कहेंगे कि जो जाइगोट है वो कब बना था, 20 से 24 घंटे के बाद बन गया था। 20 से 24 घंटे के बाद वह कौन सी स्टेज थी, जर्मिनल स्टेज थी। और उसके बाद हमने क्या किया कि जो ब्लास्टुला स्टेज थी उसको अगर हम किसी दूसरी फीमेल के यूट्रस के अंदर रखते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, सैरोगेट मदर बोलेंगे। तो अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए कौन सी स्टेज को रखा जाता है, ब्लास्टुला स्टेज को रखा जाता है।
ब्लास्टुला के बाद एक स्टेज आती है जिसको बोला जाता है क्या, गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला यह भी एक जर्मिनल स्टेज होगी, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट जो बॉडी के पार्ट है बनने शुरू हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट बनने शुरू हो जाते हैं, जिसके अंदर एक्टोड्रम, एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मीजोड्रम। मीजो से पड़े एम से मसल, मसल बननी स्टार्ट हो जाएगी। एक्टो जो बाहर के होंगे, स्किन, हेयर, और एंडो जो के अंदर के होंगे, हार्ट, लंग्स, ये बनने क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। और फर्टिलाइजेशन के 33 दिन के बाद जो जाइगोट बना था वो क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। कहाँ पर, यूट्रस के अंदर। तो इसका आंसर कितना होगा, इम्प्लांटेशन इन यूट्रस 33 डेज। 33 डेज इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है 33 डेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। देखिए जो कोई भी ओवम है उसकी 3 स्टेज होगी। पहली स्टेज होगी स्टेज ऑफ ओवम, जब वह क्या था, एक अंडा था, ओवरी से निकला था, 0 से 12 डेज तक। इसके बाद आती है स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, यह कितने दिन तक होगी, 13 दिन से 45 दिन तक। और स्टेज ऑफ फिटस, फिटस की स्टेज कब से होगी, 46 दिन से तब जब तक होगी जब तक काविंग नहीं जो हो जाती या पार्चुरेशन नहीं हो जाता। तो इसका आंसर कौन सा होगा, स्टेज ऑफ एम्ब्रियो कितना हो जाएगा, 13 से 45 डेज। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फॉल्स वाटर बैग। मान लीजिए ये अंदर फिटस है, इसके बाहर एक मेम्ब्रेन होगी, अंदर फिटस है योक, उसके बाद पहली मेम्ब्रेन होगी, पहली मेम्ब्रेन कौन सी होगी, एमनियोटिक, उसके बाद सेकंड मेम्ब्रेन होगी एलनटोइस, उसके बाद क्या होगी, कोरियोन होगी, कोरियोन होगी। 3 मेम्ब्रेन होगी। अब जैसे ही काविंग का समय आता है उसके अंदर सबसे पहले क्या आएगी, सबसे पहले क्या आता है देखने को मिलता है, फॉल्स वाटर बैग। फॉल्स वाटर बैग जिसको क्या बोला जाता है, देसी भाषा के अंदर उसको क्या बोला जाता है, मटांडी भी बोला जाता है। हमारी देसी भाषा के अंदर उसको क्या बोला जाता है, मटांडी भी बोला जाता है। अब देखिए हमने ये फिटस बताया था, उसके बाद पहली इसके बाहर एमनियोटिक बताया, फिर एलनटोइक बताया, फिर कोरियोनिक बताया। जो कोरियोनिक जो लेयर है ये क्या होगा, इसके ऊपर जो कोटिलीडन होंगे वो जो मादा का जो एंडोमेट्रियम है उसके क्रंकल से जुड़े होंगे, बिल्कुल जुड़े होंगे। जैसे ही स्टेज आएगी काविंग की, जहाँ इन क्रंकल से कोटिलीडन्स के अंदर ब्लड सप्लाई आ रही थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम होने के बाद पशु के अंदर क्या होगा, लेबर पेन होगा। लेबर पेन किसको बोलते हैं, पशु के ब्याने से पहले जो पशु के अंदर जो पेट दर्द होगा उसको क्या बोला जाता है, लेबर पेन बोला जाता है। पेन होना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद पशु के अंदर जो पहली स्टेज आएगी उसमें क्या होगा, पशु की जो सर्विक्स है वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, सर्विक्स ओपन हो जाएगी। सर्विक्स ओपन हो गई। सर्विक्स ओपन करवाने कैसी हुई, सर्विक्स ओपन, जो सीएल था उसके ऊपर क्या किया, पीजीएफ 2 अल्फा ने काम किया और इसको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, रिग्रेस कर दिया। रिग्रेस होते ही जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो क्या हो गया, डाउन हो गया, और एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो गया, बढ़ने लगा। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगा और जो फ्रक्शंस रिफ्लेक्शन बोला जाता है, एक टर्म होगी फ्रक्शंस रिफ्लेक्शन, इसके कारण क्या होगा, यूट्रस के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन आएगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से क्या होगा, जो सर्विक्स है वो क्या हो जाएगी, डायलेट होनी शुरू हो जाएगी, मतलब कि खुलनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही सर्विक्स खुलती है उसके अंदर से पहला वाटर बैग आएगा जिसको फॉल्स वाटर बैग बोलते हैं, और वो है कौन सा होगा, एलन टॉइस होगा। क्या होगा, एलन टॉइस होगा, जिसके अंदर क्या आपने देखा होगा, उसके अंदर से जो लिक्विड निकलेगा वो क्ले टाइप होगा, मतलब कि मटमैला सा। मटमैला किसके कारण से होता है, जो फिटस होगा उसका जो भी यूरिन वगैरह है वो सब कुछ इसके अंदर, इस थैले के अंदर जमा होगा और यह क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाता है। जो पहली स्टेज है उसके अंदर पशु को कितना समय लगता है, 2 से 6 आवर,
मतलब कि लेबर पेन भी आ गया इसके अंदर, उसके बाद सर्विक्स का खुलना, सब कुछ आ गया इसके अंदर। तो पहला वाटर बैग आ गया बाहर। पहला वाटर बैग आने के बाद कई बार क्या होगा, जब पशु प्रेग्नेंट होता है उसके ऊपर सीएल होगी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होगा, लेकिन हाइड्रोप्सी ऑफ यूट्रस हो जाता है। हाइड्रोप्सी ऑफ यूट्रस का मतलब है कि जो ये वाटर बैग है पहले ही यूट्रस के अंदर ही फट जाता है। और चांसेस सबसे ज़्यादा 80 से 90% चांसेस क्या होगा कि जो एलन टॉयस फॉल्स वाटर बैग है, एलन टॉयस बैग है, यही फटता है अंदर। और उसको फिर हम जांचते कैसे हैं, पर रेक्टल या फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह किया जाता है और उस द्रव को क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। अभी हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट वाटर बैग के बारे में पढ़ लिया हमने, फर्स्ट वाटर बैग के बारे में। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट वाटर बैग को ही फॉल्स वाटर बैग बोला जाता है, एफ से फर्स्ट और एफ से फॉल्स। तो ये कौन सा हो गया, फर्स्ट वाटर बैग एलन टॉयस हो गया, इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है, एलन टॉयस हो गया, ये रहा एलन टॉयस हो गया। इसके बाद आता है ट्रू वाटर बैग। ट्रू वाटर बैग क्या हो, उसको क्या बोले जाएंगे, उसको बोला जाएगा ट्रू वाटर बैग। ट्रू वाटर बैग एमनियोटिक को बोला जाएगा, क्योंकि इसके बाद एमनियोटिक है। पहले एलेंटोइक थी, यहाँ पर फिटस था, यहाँ पर एमनियोटिक थी, यहाँ पर एलेंटोइक थी। एलेंटोइक बाहर आ गई, इसके बाद क्या आएगा, एमनियोटिक बाहर आएगा। एमनियोटिक के बाहर आने के बाद माना जाता है कि इस एमनियोटिक लेयर के साथ ही क्या आ जाता है, फिटस बाहर आ जाता है, क्योंकि एमनियोटिक लेयर इसके ऊपर क्या होती है, चिपकी हुई होती है। और यह एमनियोटिक लेयर फिटस को बाहर के जो भी शोक वगैरह, या फिर पशु हिलता डुलता है, पशु किसी पोंड के अंदर जाता है, या फिर पशु किसी के साथ पशु की फाइटिंग हो जाती है, उससे क्या है, उन सभी शोक से ये क्या करता है, उसको बचाता है। अन्य सिचुएशन जैसे कि मॉन्स्टर का बनना, पशु के जो बच्चा है उसका मॉन्स्टर टाइप बनना, हाइड्रोप्सी होना, हाइड्रोसिफेलस होना, उन चीज़ों से क्या करता है, बचाता है। तो ट्रू वाटर बैग हो गया एमनियोटिक। अब जो हमने पहली स्टेज पढ़ी थी उसके अंदर 2 से 6 घंटे लगे, जिसके अंदर डायलेशन ऑफ यूट्रस हुआ। अब सेकंड स्टेज है कि यूट्रस के अंदर से बच्चे का बाहर आना, वो किसके कारण आएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण, एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। एब्डोमन, डायाफ्राम और पेल्विक कैविटी के कॉन्ट्रैक्शन के कारण वह क्या होता है, फिटस क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। और इस प्रोसेस के अंदर आधे से 2 घंटे तक का समय लगता है, और सबसे छोटी भी स्टेज यही है। इसके बाद लास्ट स्टेज आती है पशु के अंदर, जिसके अंदर क्या होगा, एक्सपल्सन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन, फीटल मेम्ब्रेन बाहर आती है, या फिर हम कह सकते हैं कि प्लेसेंटा का बाहर आना। और प्लेसेंटा का बाहर आना कितने समय के अंदर हो जाता है, प्लेसेंटा का बाहर आना कितने समय के अंदर हो जाएगा, 2 से 12 घंटे के अंदर, 2 से 12 घंटे के अंदर। अगर 12 घंटे तक आता नहीं है प्लेसेंटा बाहर, तो उस कंडीशन को बोला जाता है ROP, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी लोचिया। लोचिया क्या हुआ, जैसे ही पशु की काविंग हुई, पार्चुरेशन हुआ, बच्चा बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद पशु की जो वजाइना है या पशु की यूट्रस है, यूट्रस से डार्क कलर का म्यूकस, या फिर हम कह सकते हैं कि ब्लड बाहर आता है वजाइना के थ्रू। तो उसको क्या बोला जाता है, लोचिया बोला जाता है, जो कि ब्याने के पशु के ब्याने के 10 से 12 दिन तक आता रहता है। उसको क्या बोला जाता है, लोचिया बोला जाता है। ब्राउनिश म्यूकस और ब्लड इसको बोला जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, जो कि जब प्लेसेंटा बाहर आती है तो प्लेसेंटा को बाहर निकलने में जो सबसे कम समय लगता है वो किसके अंदर लगता है, मेयर के केस के अंदर लगता है। मेयर के केस में, मेयर के केस में जैसे ही फॉलिंग होती है, फॉलिंग के आधे घंटे के अंदर ही क्या हो जाता है, प्लेसेंटा बाहर निकाल दी जाती है। लेकिन बीच के केस में, बीच के केस में आप देखने को मिलेगा आपको क्या, कि बीच के केस में हर एक बच्चे के साथ है प्लेसेंटा बाहर निकलती जाएगी, प्लेसेंटा बाहर निकलती जाएगी, प्लेसेंटा बाहर निकलती जाएगी। इसके मतलब कि 100 के केस में भी ऐसा ही होगा, प्लेसेंटा बाहर निकलती जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 100 के केस में क्या बोला जाता है, फैरोइंग बोला जाता है, फैरोइंग बोला जाता है।
और जैसे ही पिगलेट बाहर निकल रहे हैं तो पिगलेट्स की संख्या तो ज़्यादा होगी। तो इस केस के अंदर जो पशु का जो यूट्रस है, मतलब कि जो सो थी उसका यूट्रस है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होना बंद हो जाता है। जब ज़्यादा बच्चे होंगे, एक पहला बच्चा निकला, उसे यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, निकाल दिया, दूसरा निकाल दिया, तीसरा निकाल दिया, चौथा निकाल दिया, ऐसे निकाल रहा है। लेकिन एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पर यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन करना बंद कर देता है, यूट्रस से कॉन्ट्रैक्शन करना बंद कर देता है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? यूट्रे यूट्राइन इनरिशिया, यूट्राइन इनरिशिया, जहाँ पर क्या होगा, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन करना बंद कर देता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पीडी है, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस है, पर रेक्टल कितने मंथ पर करनी चाहिए? 3 मंथ पर करनी चाहिए। 3 मंथ पर हम देख लेते हैं। मान लीजिए पशु गाभिन हो गया, गाभिन होने के बाद प्रेग्नेंट हो गया, तो सबसे पहली कंडीशन होगी 21 डेज पर। 21 डेज की हम प्रेगनेंसी क्या कर सकते हैं? डायग्नोस कर सकते हैं। लेकिन ये हम करेंगे कैसे? हम करेंगे ब्लड के अंदर प्रोजेस्टेरोन लेवल को चेक करके। ब्लड के अंदर प्रोजेस्टेरोन लेवल को आप चेक करोगे तो आप 21 दिन के पशु, जो 21 दिन का पशु प्रेग्नेंट है, उसको बता सकते हैं कि ये प्रेग्नेंट है या नहीं। अब देखिए 0 से 1 मंथ के बीच में अगर आप परेक्टल करेंगे तो आपको क्या महसूस होगा कि सीएल है, कार्पस ल्यूटियम है, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम है तभी तो वह प्रोजेस्टेरोन दे रहा है और प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहा है। और सीएल पीरियड जो स्टेजेज होती है उसके अंदर जो डाई स्ट्रेस स्टेज होगी उसको क्या बोला जाता है? सीएल स्टेज भी बोला जाता है, डाई स्ट्रेस स्टेज को। अब देखिए, अब आता है 1 से 2 महीने। 1 से 2 महीने पर क्या होगा, जो बच्चे का साइज है, जो फिटस का साइज है, वो चूहे के जैसा हो जाएगा, माउस के साइज का हो जाएगा, माउस के साइज का। और आपको क्या देखने को मिलेगी? सीएल देखने को मिलेगी, कार्पस ल्यूटियम। इसके बाद 2 से 4 मंथ के में आप देखेंगे तो आप देखेंगे जो फिटस का साइज है, फिटस का जो साइज है वो किस जैसा हो गया? फुटबॉल जैसा हो गया। 3 मंथ पर देखेंगे वॉलीबॉल जैसा, जो छोटी वॉलीबॉल होती है लेदर वाली। और 4 मंथ पे देखेंगे तो फुटबॉल जैसा हो गया। जैसे ही आप 4 से 6 मंथ पर जाएंगे, आप परेक्टल महसूस करेंगे क्या? फ्री मीटस, फ्री मीटस, फ्री मीटस आगे टर्म भी दे रखी है हमने क्वेश्चन में, फ्री मीटस। इसका मतलब क्या होगा? 90 से 120 दिन पर क्या हो जाता है? फ्री मीटस शुरू हो जाती है। फ्री मीटस का मतलब जो मिडल यूटेराइन आर्टरी है उसको ऊपर आप पैल्पेट करेंगे तो आपको क्या होगी? वहाँ पर पल्सिज महसूस होंगी। वहाँ पर क्या होगी? ब्लड की पल्सिज महसूस होने लगेगी। तो फ्री मीटस का ये 3 मंथ था, तो फ्री मीटस का भी हमें आंसर मिल गया 90 से 120 दिन। तो 4 से 6 और 6 से आगे 9 मंथ है, वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? बच्चे के जो फिटस है उसके आप पार्ट्स जैसे कि माउथ, लेग्स आदि को भी क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। 4 से 6 वाली स्टेज के अंदर आपको क्या भी देखने को मिल सकते हैं? मिलेंगे कोटिलीडन्स भी देखने को मिलते हैं। कोटिलीडन्स का है तो 4 से 6 मंथ या फिर 4 मंथ भी बोल सकते हैं आप। 90 दिन बोल दीजिए, 90 से 120 दिन। और फ्री मीटस भी 90 से 120 दिन। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्यूबोनी टेस्ट। क्यूबोनी टेस्ट मेयर के अंदर प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के अंदर किया जाता है। क्यूबोनी टेस्ट। क्यूबोनी टेस्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यूबोनी टेस्ट पीडी के लिए मेयर के अंदर। एक टेस्ट है बैरियम क्लोराइड। बैरियम क्लोराइड के अंदर क्या होगा? हम 5 से 6 ml पशु का यूरिन ले लेते हैं और 5 से 6 ड्रॉप ही क्या ले लेते हैं? बैरियम क्लोराइड की ले लेते हैं, बैरियम क्लोराइड की ले लेते हैं। जब आप मिलाओगे, अगर वहाँ पर कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं मिलता, अगर कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बनता तो इसका मतलब पशु क्या है? प्रेग्नेंट है। अगर आपको वाइट प्रेसिपिटेट मिल गए तो इसका मतलब क्या है? कि जो पशु है वो क्या है? गाभिन क्या है? नहीं है। और अगर आपको रेड प्रेसिपिटेट मिले इसका मतलब क्या है? कि पशु को कोई डिजीज हो सकती है, बीमारी हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा आप केमिकल टेस्ट के अंदर पीएमएसजी टेस्ट भी करवा सकते हैं। इसके बाद आप प्रोजेस्टेरोन लेवल को ब्लड के अंदर चेक करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक हमारा कॉपर सल्फेट टेस्ट भी होता है प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के लिए।
और जो बोवाइन के केस में अंदर यूज किया जाता है वो रेक्टल पैल्पेशन से ही पीडी की जाती है। किससे की जाती है? रेक्टल पैल्पेशन से ही। इन केस ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनवोल्यूशन इन काउ एंड बफेलो। इसका क्या मतलब है? जैसे ही पशु की काविंग हुई, परच्यूशन हुआ, उसके बाद जो यूट्रस है उसको अपनी नॉर्मल शेप के अंदर जाने में कितना समय लग रहा है, नॉर्मल शेप के अंदर जाने में कितना समय लग रहा है, उसको क्या बोला जाता है? इन्वोल्यूशन बोला जाता है। इन केस ऑफ काउ और बफ है, कितना समय लगता है? 40 से 45 दिन लगता है। इसी पीरियड को पशु के अंदर क्या बोला जाता है? रेस्टिंग पीरियड भी बोला जाता है, रेस्टिंग पीरियड भी बोला जाता है। और ड्राई पीरियड किसको बोला जाता है? जब पशु के ब्याने के, इन केस ऑफ कैटल, काऊ के केस के अंदर 60 दिन और बफ के केस के अंदर 90 दिन जब रह जाते हैं तो हम पशु का क्या कर देते हैं? दूध निकालना बंद कर देते हैं। उसको क्या बोला जाता है? पशु के अंदर उसको ड्राई पीरियड बोला जाता है, लास्ट का ड्राई पीरियड बोला जाता है। और यहाँ पर इसको बोला जाता है रेस्टिंग पीरियड बोला जाता है। इन्वोल्यूशन, इन्वोल्यूशन हमने बता दिया कि 40 से 45 दिन लगेंगे। अगर हम सीप की बात करें या गोट की बात करें, उसके अंदर 20 से 28 दिन लगते हैं। इन केस ऑफ स्वाइन 22 से 28 दिन लगते हैं। और इन केस ऑफ मेयर कितने दिन लगते हैं? सिर्फ कि मेयर के केस के अंदर सिर्फ 8 से 12 दिन ही लगते हैं। मतलब कि फॉलिंग के 8 से 12 दिन के बाद दोबारा से क्या आ जाती है? मेयर हीट में आ जाती है। और उस हीट को क्या बोला जाता है? फॉल हीट भी बोला जाता है, फॉल हीट भी बोला जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेंटा का टाइप दिया हुआ है। पहली है कोटिलिडनरी प्लेसेंटा, मतलब कि कोटिलिडनरी प्लेसेंटा को सिनडेस्मो, डेस्मोलेड्री भी, सिंडेस्मो भी बोला जाता है, सिनडेस्मो। तो कोटिलिडनरी का मतलब क्या है? कि ऐसी प्लेसेंटा जिसमें कोटिलिडन होंगे। और हमने पढ़ा है कि कोटिलिडन किसके अंदर होते हैं? कोटिलिडन किसके अंदर होंगे? कोटिलिडन तो बोवाइन के केस में होता है। इसका मतलब काऊ और बफ के अंदर जो प्लेसेंटा का टाइप होगा वो क्या होगा? कोटिलिडनरी होगा, या फिर क्या बोलेंगे? सिनडेस्मोकोरियल भी बोलेंगे इसको। इसके बाद आते हैं जोनरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। जोनरी किसके अंदर आएगा? इन केस ऑफ कैट एंड बीच, जोनरी, जोनरी को ही हम क्या बोलते हैं? जोनरी को क्या बोलते हैं हम? एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा, एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा। और डिफ्यूज किसके अंदर होगा? इन केस ऑफ डिफ्यूज मेयर एंड कैमल के अंदर। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम एक्टोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा। और डिस्कोइड किसके अंदर होगा? मंकी के केस में और ह्यूमन बींग के केस के अंदर डिस्कोइड होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? हीमोकोरियल बोलेंगे, हीमोकोरियल बोलेंगे। और जोनरी एंडोथीलियल बोलेंगे, कोटिलिडनरी सिनडेस्मोकोरियल बोलेंगे। और डिफ्यूज्ड के केस के अंदर क्या बोलेंगे हम? एपिथीलियोकोरियल बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद कोटिलिडनरी, कोटिलिडन्स ऐसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा, कैमल के अंदर जो जेस्टेशन पीरियड है वो कितने दिन का होता है? कैमल के अंदर होगा 13 मंथ और 13 डेज का। ओके, बीच के अंदर कितने दिन का होगा? 2 महीने 2 दिन का। काऊ के अंदर कितने दिन का होगा? 9 महीने 9 दिन का। बफ के अंदर कितने होगा? 10 महीने 10 दिन का। मेयर के अंदर कितने होगा? 11 महीने 11 दिन का। स्वाइन के केस में, सो के केस में कितने होगा? 3 महीने 3 वीक और 3 दिन का। गोट के अंदर कितने दिन का होगा? गोट के अंदर होगा 5 महीने 5 दिन का। शीप के अंदर कितने दिन का होगा? 5 महीने माइनस 5 दिन का। ठीक है, ये आप कर लेना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्टोकिया। देखिए, दो टर्म है, एक टर्म है यूटोकिया, एक और डिस्टोकिया। यूटोकिया बोला जाता है कि जब नॉर्मल काविंग हो रही है या फिर नॉर्मल परचुरसन हो रहा है। लेकिन डिस्टोकिया बोला जाता है जब उस परचुरसन के अंदर डिफ़िकल्टी आ रही है, डिफ़िकल्टी आ रही है, पशु को ब्याने में दिक्कत आ रही है और हम बाहर से उस पशु का क्या कर रहे हैं? सहयोग कर रहे हैं। उसकी काविंग के अंदर, उसके परचुरेशन के अंदर हम उसको क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं। उस टर्म को क्या बोलेंगे? डिस्टोकिया बोलेंगे। और नॉर्मल काविंग को क्या बोलते हैं? यूटोकिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूटोकिया बोला जाता है।
तो डिस्टोकिया सबसे ज़्यादा किसके अंदर देखने को मिलता है? ओल्ड एज एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि उनके अंदर क्या आ जाता है? यूटेराइन इनरीशिया आ जाता है। यूटेराइन इनरीशिया का मतलब क्या होगा कि उनका जो यूट्रस है वो क्या कर नहीं पाता, कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाता। और ओल्ड एज के एनिमल्स के अंदर ही रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा की कंडीशन भी सबसे ज़्यादा मिलती है। तो डिस्टोकिया किस वजह से हो सकता है? डिस्टोकिया के वजह है फीटल के कारण भी हो सकता है, जो अंदर फीटस है, या फिर मदर के कारण भी हो सकता है। ये कैसे होगा? मदर के कारण कैसे होगा? मान लीजिए मदर की पेल्विक कैविटी के अंदर फ्रैक्चर हो जाए। नंबर 2 हो सकता है कि जो बर्थ कनाल है वह नैरो हो, बर्थ कनाल नैरो हो, या फिर मदर के अंदर क्या हो? यूटेराइन इनरीशिया हो। ये कारण भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि जो मदर है उसके अंदर यूट्रस का टोर्सन हो, मतलब कि यूट्रस का लॉन्गिट्यूडनल वे घूम जाना, मतलब कि बच्चादानी का घूम जाना, यूटेराइन टोर्सन हो। यूटेराइन इनरिशिया हो सकता है। यूटेराइन हर्निया भी हो सकता है। या फिर जो यूरिनरी पार्ट है, ब्लैडर, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर का हिरनिया भी हो सकता है, उसके कारण भी डिस्टोकिया हो सकता है। ये कुछ कंडीशन हो सकती है। लेकिन फिटल के केस के अंदर क्या होगा? फिटल के कारण कैसे डिस्टोकिया हो सकता है? फिटल के कारण मान लो कि हाइड्रोसिफेलस हो। हाइड्रो का मतलब पानी, सिफेलस का मतलब हेड, मतलब उसके सर के अंदर पानी भर जाना, उसका सर बड़ा हो। या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? मॉन्स्टर जो अंदर बन रहा है वो आकार में बहुत ज़्यादा हो, बड़ा हो, मॉन्स्टर हो। या फिर उसकी पी प्रेजेंटेशन पोजिशन और पोस्चर ये क्या हो? एबनॉर्मल हो। एबनॉर्मल हो कैसे? कि डॉग सीटिंग पोस्चर हो सकती है अंदर, यूट्रस के अंदर है जो बच्चे की क्या हो सकती है? डॉग सीटिंग पोस्चर हो सकती है। डॉग सीटिंग डॉग सीटिंग पोस्चर हो सकती है। या फिर क्या हो सकती है? ब्रिज प्रेजेंटेशन भी हो सकती है। ब्रिज प्रेजेंटेशन का मतलब जो जो बच्चा है उसकी जो पिछली टांगे है वो क्या हो? एब्डोमेन कैविटी के अंदर हो, पीछे की तरफ। या फिर और कौन सी कंडीशन हो सकती है? या फिर हो सकती है वेंट्रल प्रेजेंटेशन, पोस्टीरियर वेंट्रल प्रेजेंटेशन। इसका मतलब, या फिर इसके अलावा, या इसके अलावा हो सकती है ट्रांसवर्स वेंट्रल प्रेजेंटेशन, जो कि सबसे ज़्यादा किसके अंदर होगी? मेयर के अंदर। इसके अंदर क्या होगा? जो सर्विक्स होगी, जो बच्चा बन रहा है अंदर, उसकी जो बैक है वो किसकी तरफ होगी? सर्विक्स की तरफ होगी। ये कंडीशन भी हो सकती है। हाइड्रोसिफेलस भी हो सकती है। हाइड्रोथोरैक्स भी हो सकती है, जो उसकी जो थोरैक्स कैविटी है उसके अंदर पानी भर जाए। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है? डिस्टोकिया बोला जाता है। बाहर से हमें क्या करनी पड़ती है? उसकी पशु की फिर हेल्प करनी पड़ती है। उसको इंजेक्शन भी देने पड़ सकते हैं, या फिर हम उसको फिटो, या अगर अंदर मर जाता है तो उसको फिटोटोमी के माध्यम से भी बाहर निकालना पड़ सकता है। ये हो गई डिस्टोकिया। डिस्टोकिया किसके अंदर? ओल्ड एज एनिमल्स के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमें टर्म प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस भी ओल्ड एज के अंदर होगा। डिस्टोकिया किसके अंदर होगा? डिस्टोकिया का मतलब डिफिकल्टी इन बर्थ। इसका आंसर क्या है? डिफिकल्टी इन बर्थ। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। देखिए, काविंग से पहले, मतलब कि जब पशु प्रेग्नेंट है उस टाइम पर हमें देखने को क्या मिलता है? प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना। और इसके अंदर हम क्या देख सकते हैं? सर्विक्स भी देख सकते हैं। प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना या फिर सर्विक्स का पार्ट भी देख सकते हैं। किसकी कमी से होता है? मोस्टली कैल्शियम की कमी से होता है, या फिर एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा हो जाए, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो रहा हो, उसकी वजह से भी हो सकता है, जिसके अंदर हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन देते हैं, देसी भाषा में जिसको हम ठंडा टीका भी बोलते हैं, हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस है कि यूट्रस का बाहर निकलना। जब पशु काविंग कर रहा है, काविंग करने के बाद पशु ज़्यादा स्ट्रेनिंग कर दे और पशु का शरीर बाहर निकल जाए, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस होगा। ओल्ड एज के एनिमल्स के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उनके जो लिगामेंट्स है वे क्या हो जाते हैं? ढीले हो जाते हैं। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, जैसे ही प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस या यूट्रस बाहर निकलता है उसको क्या किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर KMnO4, जिसको हम लाल दवाई भी कहते हैं, उसके द्वारा इसको या फिर ठंडे पानी के साथ साफ़ किया जाता है। साफ़ करने के बाद हम क्या करते हैं? ऑक्सीटोसिन का एक इंजेक्शन देते हैं। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देने के बाद हम वापस इसको नॉर्मल पोजीशन के अंदर पशु के शरीर के अंदर सेट कर देते हैं। और बाहर क्या है? वुलवर लिप्स के ऊपर क्या कर सकते हैं? स्टिच भी कर सकते हैं। इंजेक्शन के रूप में हम क्या देते हैं?
एर्गोवेट और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या किए जाते हैं, इसके अंदर दिए जाते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्याने के बाद प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस देखा जाता है, ब्याने से पहले प्रोलैप्स ऑफ वजाइना देखा जाता है। नेक्स्ट टर्म आती है रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, जब 12 घंटे तक पशु प्लेसेंटा को बाहर ना निकालें तो उस कंडीशन को रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा भी बोला जाता है। यह किसके कारण हो सकता है? रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के बहुत सारे कारण हैं। मान लीजिए किसी पशु का अबॉर्शन हुआ, उसके अंदर पशु का प्लेसेंटा को ना डालना। मान लीजिए पशु को डिस्टोकिया हुआ था, डिफिकल्टी इन, हमने बाहर से उस पशु को हेल्प की थी पशु के काविंग के लिए, तो उसके अंदर भी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हो सकता है। तीसरा, पशु ओल्ड एज का हो गया, उसके लिगामेंट्स क्या है, ढीले ढाले हो गए, उसके कारण भी हो सकता है। यूटेराइन इनरिशिया हो चुका हो, उसको भी हो सकता है। तो ये कारण हो सकते हैं रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के लिए हम उसको PGF2 अल्फा हार्मोन देते हैं, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं, एर्गोमेट्रिन एल्कलॉइड्स देते हैं। अगर पहले क्या किया जाता था कि इन सभी चीज़ों से भी अगर पशु प्लेसेंटा को ना गिराता हो तो फिर हाथ से पशु की क्या कर देते थे, प्लेसेंटा को निकाल देते थे। लेकिन यह तरीका क्या है, सबसे गलत है, सबसे गलत है, गलत है। पहले निकाल देते, इससे क्या होगा, पशु का जो मिल्क है वो मिल्क लेट डाउन कम हो जाएगा, पशु की यूटेराइन इन्फेक्शन हो जाएगा, पशु अगले ब्यात के अंदर क्या करेगा, प्रेग्नेंट होने में दिक्कत करेगा। तो ये हो गया रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आती है, हाइड्रोसिपेलस। हाइड्रो का मतलब क्या हो गया, हाइड्रो का मतलब हो गया वाटर, सिपेलस का मतलब हेड, सर। यह क्या करता है, यह डिस्टोकिया करवाता है, फिटल का कारण होगा डिस्टोकिया। अगर सिपेलस सर बड़ा हो गया तो डिस्टोकिया करवाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है फिटस एम्फाइसीमा। फिटस के अंदर एम्फाइसीमा का मतलब एम्प्टी स्पेस के अंदर हवा का भर जाना, एयर इन फिटस। एक टर्म और आती है फिटस एनकार्सा। कार्सा, इसका मतलब क्या था, फिटस की जो स्किन है उसके नीचे लिक्विड का भर जाना, लिक्विड का भर जाना, फिटस एनकार्सा। इसके अलावा हम कुछ टर्म और देखते हैं जिसके अंदर आपने पढ़ा होगा ट्विंस के बारे में, जुड़वा। ट्विंस के अंदर हम पढ़ेंगे एक टर्म मोनोजाइगस। मोनोजाइगस का मतलब क्या होगा, एक ओवम आया एक सपम आया, दोनों ने क्या मिला, जाइगोट बनाया, लेकिन इनका क्या हो गया, बाइफर्गेशन हो गया, डिवीजन हो गया, और दो बच्चे मिले, दो जुड़वा बच्चे मिले, जो कि क्या है, दिखने में और जेनेटिक रूप से क्या थे, सेम थे, मोनोजाइगस। एक है डाइजाइगस। डाइजाइगस क्या हुआ कि दो ओवम आए, दो स्पर्म आए, दोनों ने इसको फर्टिलाइज किया, डाइजाइगस हो गया। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर एक मेल बने और एक फीमेल बने, जुड़वा तो हो लेकिन एक मेल हो एक फीमेल हो। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जब एक मेल एक फीमेल बन जाए तो जो मेल का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है इस फीमेल के जेनाइटल जो ऑर्गन्स है उसको क्या कर देता है, डेवलप्ड नहीं होने देता। डेवलप नहीं होने देता तो यह फीमेल क्या बन जाती है, स्टीराइल बन जाती है। तो यह क्या आगे प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। ऐसी कंडीशन को क्या नाम दिया गया, फ्री मार्टिन। क्या बोला जाता है, फ्री मार्टिन। इसके अलावा आप एक टर्म और पढ़ेंगे जिसको हम जोनाज रिएक्शन बोलते हैं या कैपेसिटेशन। ये टर्म पढ़ी होगी आपने, जोन रिएक्शन, जोनाज रिएक्शन या फिर कैपेसिटेशन। इसके अंदर आप क्या पढ़ोगे, मान लीजिए ये ग्रेफिन फॉलिकल है, यहाँ से ओवुलेशन हुआ, ओवा का ओवुलेशन होने के बाद जैसे ही यहाँ ओवा के ऊपर सपम आया, सपम एक अंदर चला गया, लेकिन सपम तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये ओवा है, एक सपम के अंदर जाते ही अपने आप की जो बाहर वाली लेयर इसकी जोना पेलुसुडा है उसको क्या कर लेता, थिक कर लेता है, जिसके कारण और अन्य जो सपम है इसके अंदर नहीं जा पाते। तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, जोनाज रिएक्शन बोला जाता है। जोना रिएक्शन पहले जो जोना पेलुसुडा है उस लेयर को थिक कर लेती है। एक कैपेसिटेशन टर्म है, जैसे ये ओवा है, इसकी बाहरी लेयर कौन सी है, जोना पेलुसुडा। ये यहाँ से स्पर्म आया, इस स्पर्म को
इस जोना पेलुसिडा के अंदर से इस ओवम के अंदर जाना है, जेनेटिक मटेरियल तक जाना है। जाने के लिए जो ये सपम है, इसके जो आगे का पार्ट है इसको एक्रोजोम बोलते हैं। यह एक्रोजोम है, यह पार्ट है, इसके सेंटर के अंदर क्या है, जेनेटिक पार्ट है इसका। तो यह एक्रीसीन एंजाइम या फिर हाई यूरिनिडेज, हाइलो यूरिनिडेज नाम का एंजाइम, जो ये एक्रोसोम पार्ट है सपम का, यह छोड़ता है और ये क्या करता है, जोना पेलुसिडा के ऊपर रिएक्शन करता है और इसके अंदर चला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को कैपेसिटेशन बोला जाता है, जिसके अंदर कितना समय लगता जाता है, 4 घंटे का समय लग जाता है। 4 घंटे का क्या लग जाता है, समय लग जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे। नेक्स्ट टर्म क्या पढ़ने वाले हैं, फिटोटोमी के बारे में। फिटोटोमी का मतलब क्या है, जब मॉन्स्टर लुक बन जाए या फिर अंदर क्या हो, डेड फिटस हो। डेड फिटस किस केस के अंदर हो सकता है, मम्मीफिकेशन के अंदर। मम्मीफिकेशन का मतलब क्या है, इसके अंदर जो फिटस है वो यूट्रस के अंदर डेड है और वह क्या रहा है, उसका जो लिक्विड पार्ट है वो सारा का सारा खत्म हो गया और जो फिटस है अंदर है वो क्या है, सूख चुका होता है। क्या हो जाता है, सूख चुका होता है, क्योंकि उसका जो लिक्विड पार्ट है वो तो क्या हो गया, वो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो गया और जो फिटस है वो अंदर क्या है, वो सूख चुका होता है, ड्राई हो चुका होता है। क्या हो जाता है, ड्राई फिटस होगा। लेकिन मम्मीफिकेशन के केस के अंदर जो सीएल है वो क्या होती है, परसिस्ट रहती है। परसिस्ट रहती है तो लगातार प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित रहेगा तो इसका मतलब क्या है, जो प्रेगनेंसी है वो लगातार मेंटेन रहेगी। लेकिन फिटस तो अंदर मरा हुआ है, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, मम्मीफिकेशन। एक होता है मैसीरेशन। मैसीरेशन के अंदर क्या होगा, जो फिटस है वो अंदर मरा हुआ है और वह क्या है, सड़ रहा है, अंदर सड़ रहा है। लेकिन इसके अंदर मैसीरेशन के अंदर क्या हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है। हार्मोन कौन सा यूज में लेंगे, PGF2 अल्फा हार्मोन यूज में लेंगे, क्लोप्रोस्टिनोल। तो फिटोटोमी क्या है, जब मॉन्स्टर टाइप का बन जाए, हाइड्रोस्पेलिस बन जाए, वो अंदर मरा हुआ है, तो उसको काट कर बाहर निकालना, फिटस को काट कर बाहर निकालना फिटोटोमी होता है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्लंट हुक, शार्प हुक या क्रे सोल्टर हुक यूज करते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं फिटोटोमी अपरेटस को यूज करते हैं। जो ब्लंट हुक है ये कब यूज किया जाता है, जब अंदर जो काफ है वो क्या हो, जिंदा हो। अब पता करें, कैसे करें कि जो काफ अंदर जिंदा है, हम जैसे ही परवैजाइनल हाथ डालते हैं तो हम जब हम काफ है अंदर, ये जो भी काफ है उसकी जब हम जो टंग है उसको पकड़ते हैं तो वो क्या करेगा, उस टंग को हिलाएगा। इसका मतलब क्या है, वो जिंदा है। अगर वो उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती तो इसका मतलब वो क्या, मरा हुआ है। तो ब्लंट हुक जब यूज करते हैं जब वो क्या है, फिटस जिंदा है। तो जिंदा है तो हम उस फिटस की जो आई है उसके इनर कैंथस के ऊपर इस ब्लंट हुक को लगाते हैं और ऊपर उसको खींचकर बाहर निकाल देते हैं, पहला। दूसरा, शार्प हुक कब यूज करते हैं, जब पशु जो अंदर काफ है वो मर चुका होता है, तब हम इनर कैंथस के ऊपर शार्प हुक लगाते हैं, क्योंकि वो अंदर मर चुका है उसके ऊपर तो शार्प यूज कर लो चाहे ब्लंट यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद है क्रेस होल्टर हुक। इसके अंदर क्या करते हैं, हम दोनों आइज के इनर कैंथस के ऊपर ये लगाते हैं और बाहर की तरफ उसको क्या कर लेते हैं, बच्चे को खींच लेते हैं। अब हमारी नेक्स्ट टर्म आती है यूटेराइन टोर्सन। यूटेराइन टोर्सन के अंदर क्या होगा, यूटेराइन टोर्सन को देसी भाषा में समझे, इसका मतलब कि बच्चादानी का घूम जाना। जब यूट्रस क्या है, अपने एक्सिस से क्या हो जाता है, रोटेट कर जाता है, तो यूटेराइन टोर्सन हो जाता है। इसमें क्या होगा, आप मान लीजिए कहीं पौंड के अंदर पशु को ले जा रहे हैं, वहाँ पर अंदर की तरफ ज़मीन ऊबड़ खाबड़ है, या फिर आपका फर्श है वो ऊबड़ खाबड़ है, या फिर पशु गिर जाता है, या फिर पशु किसी के दूसरे पशु के साथ है, लड़ाई हो जाती है, फाइटिंग करता है, उस टाइम पे क्या हो जाता है, या उसको उस जो पेल्विक वाले पार्ट के ऊपर टक्कर मार देता है दूसरा पशु, तो उसे क्या हो जाता है, यूटेराइन टोर्सन हो जाता है। यूटेराइन टोर्सन और किसके अंदर हो सकता है, ओल्ड एज के एनिमल्स है उनके अंदर ब्रॉड लिगामेंट ढीला डाला हो जाता है, उसके अंदर भी यूटेराइन टोर्सन हो जाता है। यूटेराइन टोर्सन है वो सबसे कम किसके अंदर होता है, मेयर और शो के अंदर सबसे कम देखने को मिलता है यूटेराइन टोर्सन। और यूटेराइन टोर्सन राइट साइड सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड तो हम पढ़ रहे हैं अब कब के कि लेफ्ट साइड में तो क्या होगा, रोमन होता है। तो यूटेराइन टोर्सन 4 प्रकार का हो सकता है। पहला, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री। फर्स्ट डिग्री क्या होगा, 90 डिग्री या 90 डिग्री से कम एंगल। 90 से 180 पे सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री 180 से 270 है, और 270 से 360 कंप्लीट उसका रोटेट हो जाना, वो फोर्थ स्टेज होगा। सबसे ज़्यादा कौन सी देखने को मिलती है, फर्स्ट डिग्री ही देखने को मिलती है, 90 डिग्री वाली ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अब मान लीजिए
टॉर्सन आपने देखा कि टॉर्सन कौन सी साइड में है, राइट साइड में है, तो आप क्या करोगे, उस पशु को क्या करोगे, राइट साइड में पलटी मरवाओगे। राइट साइड में क्या करते हैं, पलटी मरवा दी जाती है। लेकिन फिटस को आप कैसे करोगे, जिस साइड रोटे टॉर्सन है उसे अपोजिट साइड में उसको क्या करोगे, फिटस को घुमाओगे। फिटस को क्या करोगे, घुमाओगे। इसमें यूटेराइन टॉर्सन में क्या होगा, पशु का जो ब्यात का समय है वो पूरा हो जाता है और पशु को लेबर पेन होना स्टार्ट होता है। लेबर पेन क्या होगा कि जो बच्चे को जन्म देने से पहले जो पेन पशु को होता है उसको लेबर पेन बोलते हैं। लेकिन पशु की जो यूट्रस है घुमा हुआ है, पशु जोर लगा रहा है, बच्चा बाहर नहीं आ रहा क्योंकि उसकी जो उसका यूट्रस है वो घूम चुका होता है। ऐसा करने के बाद पशु क्या हो जाता है, ओफिड हो जाता है। पशु को लेबर पेन स्टार्ट होगा और 12 घंटे से ऊपर होगा कि पशु की काविंग नहीं हो रही, तो आपको क्या कर लेना चाहिए, चेक करवा लेना चाहिए कि उसके अंदर यूटेराइन टॉर्सन तो न हो। तो पशु ओफिड हो जाता है, इसका मतलब पशु को कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। तो आप निकालते हो, फिर पलटी मरवाते हो पशु को कौन सी साइड में, जिस साइड टॉर्सन हो उस साइड पलटी मरवाते हैं, और फिटस को घुमाना हो तो अपोजिट साइड के अंदर घुमाएंगे। तो उसके बाद यूटेराइन टॉर्सन खुल जाता है। सबसे ज़्यादा 90 डिग्री वाला ही देखने को मिलता है। अब हमारी नेक्स्ट जो टर्म आती है, नेक्स्ट टर्म आती है मम्मीफिकेशन। ये हमने कर लिया। मैसीरेशन भी हमने कर लिया। कौन सा हार्मोन यूज करेंगे इनके अंदर बाहर निकालने के लिए, PGF2Cl इसके अंदर परसिस्ट रहती है। पायोमेट्रा का एक केस भी पढ़ोगे। पायो का मतलब पस, मेट्रा का मतलब यूट्रस, यूट्रस के अंदर पस, उसके अंदर भी Cl परसिस्ट रहती है। वेजाइना से जो पस है वो बाहर निकलती रहती है, वेजाइना से पस बाहर निकलती रहती है। और आपने पढ़ा भी होगा कि जो पस फॉर्मेशन जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस पस फॉर्मेशन बैक्टीरिया। पायोमेट्रा का केस भी मैं अभी करवा देता हूँ। पायोमेट्रा का मतलब क्या है, पायोमेट्रा का मतलब है, पायो का मतलब पस, मेट्रा का मतलब यूट्रस। यूट्रस के अंदर पस का बन जाना किसके कारण हो सकता है, यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। और वो इन्फेक्शन किसके कारण हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है किसके कारण पस बनती है, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस इनके कारण क्या होती है, यूट्रस के अंदर पस बनती है। एक होता है सुडोमोनास। सुडोमोनास के कारण कौन सी पस मिलती है, ब्लू कलर की पस, नीली कलर की पस सुडोमोनास के कारण होती है। तो जो पायोमेट्रा केस है उसके अंदर क्या होगा, वजाइना से क्या होगा, डिस्चार्ज आता रहता है, लेकिन इसके अंदर सर्विक्स बंद रहती है और Cl परसिस्ट रहता है। Cl परसिस्ट है तो प्रोजेस्टेरोन लेवल ज़्यादा है, तो इसका मतलब सर्विक्स बंद है। तो इसमें हम क्या करेंगे, PGF2 अल्फा हार्मोन देंगे, क्लोप्रोस्टिनोल, और सर्विक्स क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। सर्विक्स ओपन होने के बाद उस पस को बाहर निकाल दिया जाता है। और हम क्या कर देते हैं, यूट्रस की डूसिंग कर देते हैं। डूसिंग ऑफ यूट्रस का मतलब उसके अंदर, यूट्रस के अंदर मेडिसिन का छोड़ना। तो उसके बाद उसे बाहर से पेरेंट्रल रूट से एंटीबायोटिक ब्रॉड लिगामेंट देकर और बच्चेदानी की जो सफाई करके फिर उसके बाद पशु को नेक्स्ट स्टेज के अंदर AI की जाती है। ये होगा आपका पायोमेट्रा। हाइड्रोप्सी ऑफ यूट्रस ये भी हमने पढ़ा था। हाइड्रो एलेंटोइस, हाइड्रो एमेंटोइस मतलब कि हाइड्रोजल एलेंटोइस, इसका क्या होगा, जब पशु प्रेग्नेंट होगा तो इसकी जो ये एलेंटोइस है वो अंदर ही फट जाती है। 80% केस में एलेंटोइस फटती है, 10-20% केस के अंदर एमेंटोइक परसेंट फटती है। हम कैसे पता करेंगे, रेक्टल पैल्पेशन से या फिर सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड वगैरह से पता कर सकते हैं, और उससे फिर इस पानी को बाहर निकाला जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म है फोलिकुलर सिस्ट। फोलिकुलर सिस्ट क्या होगा, सिस्ट क्या होगा, जब अंदर किसी भी पार्ट में, शरीर के अंदर किसी भी पार्ट के अंदर क्या हो जाए, लिक्विड भर जाए, लिक्विड भर जाए, उसको क्या बोलेंगे, सिस्ट बोलेंगे। फोलिकुलर सिस्ट का मतलब क्या है, आपने पढ़ा कि प्रोस्टेट स्टेज थी, प्रोस्टेट स्टेज के अंदर फोलिकल बनना स्टार्ट हुए, ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई, ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई तो फिर ग्राफिन फोलिकल बने। ग्राफिन फोलिकल के केस में अब जैसे ओवरी थी उसके ऊपर ग्राफिन फोलिकल बन गया। तो यह ग्राफिन फोलिकल, फोलिकुलर सिस्ट का मतलब ही क्या है कि ग्राफिन फोलिकल है ये परसिस्ट रह गया, कि ओवरी के ऊपर ग्राफिन फोलिकल बना रहा, और इसकी जो जोना पेलुसिडा है वो बहुत क्या हो गई, थिक हो गई। थिक हो गई तो इसका मतलब इससे क्या नहीं हुआ, ओवुलेशन नहीं हुआ। ओवुलेशन नहीं हुआ तो ग्राफिन फोलिकल की दो जो थीका इंटरनल सेल थी, थीका इंटरनल सेल के अंदर, थीका इंटरनल सेल के अंदर को क्या थी, ग्रेनुलोजा सेल्स। जो ग्रेनुलोजा सेल थी वो क्या स्रावित करती है, एस्ट्रोजन, और पशु क्या करेगा, लगातार हीट में रहेगा।
आप पढ़ते होंगे थीका इंटरना सेल एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करती है, लेकिन इसका राइट आंसर हमेशा ग्रेनुलोजा सेल होगी। ग्रेनुलोजा सेल ही क्या करती है, एस्ट्रोजन को स्रावित करती है। एस्ट्रोजन को क्या करती है, स्रावित करती है। तो लगातार एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा तो पशु क्या रहेगा, लगातार हीट में रहेगा, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, निम्फोमैनिक। निम्फोमैनिक बोलते हैं। जो पशु बार बार मतलब कि लगातार हीट में रहता है उसको क्या बोलते हैं, निम्फोमैनिक। को किसके कारण होता है, फोलिकुलर सिस्ट के कारण। या तो इस सिस्ट को रप्चर किया जाता है, या फिर एक ऐसा हार्मोन दिया जाता है जो क्या क्या करवा दे, ओवुलेशन करवा दे। ओवुलेशन करवाने के लिए कौन सा हार्मोन होगा, फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसकी डोज रेट क्या होगी, 1500 से 3000 इंटरनेशनल यूनिट होगी। एक है ल्यूटिल सिस्ट। ल्यूटिल सिस्ट के अंदर क्या होगा, जो सीएल होगा ओवरी के ऊपर, यह परसिस्ट रहता है, बना रहेगा। तो इसका मतलब प्रोजेस्टेरोन लेवल बना रहेगा। प्रोजेस्टेरोन लेवल बना रहा तो इसका मतलब क्या है कि पशु हीट में नहीं आएगा। हीट में नहीं आएगा तो कौन सी कंडीशन होगी, एनिस्ट्रस की कंडीशन होगी। पशु का हीट में ना आना, एनिस्ट्रस की कंडीशन होगी। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, देंगे उस सीएल को रिग्रेस करने के लिए PGF2 अल्फा हार्मोन बाहर से देंगे, क्लोप्रोस्टिनोल देंगे, और अंदर इसको कौन स्रावित करता है, एंडोमेट्रियम स्रावित करती है। इसके बाद आता है सिस्टिक ओवरी। सिस्टिक ओवरी से आप क्या समझते हैं, अगर मान लीजिए किसी पशु के अंदर सिस्टिक ओवरी है, सिस्टिक ओवरी होने के कारण है, जो फीमेल है, जो जिस फीमेल के अंदर सिस्टिक ओवरी बनी हुई है, उसके अंदर जो एड्रीनलिन ग्लैंड होगी वो क्या करेगी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करेगी। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करने के कारण उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, एड्रीनल एड्रीनल विरलिज्म। एड्रीनल विरलिज्म बोलेंगे। इसमें क्या होगा, जिस पशु के अंदर सिस्टिक ओवरी हो जाती है उस पशु के अंदर जो एड्रीनल ग्लैंड होती है उस पशु की, वह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करेगी। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण वह पशु, मादा पशु आपको मेल की तरह दिखाई देगा, मेल की तरह दिखाई देगा, क्योंकि उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल ज़्यादा हुआ है, सिस्टिक ओवरी थी। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एड्रीनल विरलिज्म बोलेंगे, एड्रीनल विरलिज्म बोलेंगे। नेक्स्ट एक पॉइंट और है, किंक्ड सर्विस। किंक्ड सर्विस का मतलब क्या है कि इस सर्विस के अंदर क्या होगा, किंक्ड सर्विस के अंदर किसी भी या बाहर से चोट लगने के कारण या किसी भी इन्फेक्शन के कारण जो सर्विक्स है उसके अंदर क्या आ जाना, कोई विकार पैदा हो जाना, मतलब कि एबनॉर्मलिटीज आ जाना, या फिर हम कह सकते हैं कि उस सर्विक्स का मुड़ जाना, मुड़ जाना। अगर सर्विक्स मुड़ जाती है, ट्विस्ट हो जाती है सर्विक्स, होने के कारण क्या होगा, उस पशु को एआई करने में दिक्कत आएगी, पशु की काविंग में दिक्कत आएगी, क्योंकि उसके अंदर ट्विस्ट हो गया, मोड़ आ गया उसके। तो हम उस केस के अंदर क्या यूज करते हैं, एक इंजेक्शन यूज करते हैं जिसको बोलते हैं वेल्थेमेट ब्रोमाइड 10 ml इंट्रामस्कुलर यूज किया जाता है। 10 ml इंट्रामस्कुलर, उसको क्या बोलते हैं, किंक्ड सर्विस। जब सर्विस क्या हो जाता है, जब सर्विस क्या हो जाता है, उसके अंदर ट्विस्ट आ जाता है या फिर मोड आ जाता है, उसको बोलते हैं किंक्ड सर्विस। और सर्विस को क्या बोला जाता है, नेक ऑफ वोम भी बोला जाता है, नेक ऑफ वोम भी बोला जाता है। अब हमारी नेक्स्ट टर्म आती है अबॉर्शन। अबॉर्शन क्या होगा, जब पशु का जेस्टेशन पीरियड पूरा होने से पहले ही पशु क्या कर दे, पशु का परच्यूरसन हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, अबॉर्शन बोलते हैं। किसके कारण हो सकता है, किसी भी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। इन्फेक्शन के कारण कैसे, इन्फेक्शन हो सकता है कि उस पशु को कौन सा इन्फेक्शन हो, उस पशु को कौन सा इन्फेक्शन हो, ट्राइकोमोनास हो, ट्राइकोमोनास। ट्राइकोमोनास क्या होगा, इस इन्फेक्शन की वजह से प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर पहले 1 से 3 मंथ के अंदर ही क्या हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है। इसके बाद या फिर उसको क्या हो सकता है, विब्रियोसिस हो सकता है, विब्रियोसिस भी हो सकता है। विब्रियोसिस के कारण कब होगा, सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर। या फिर कंपाइलोबैक्टर, कंपाइलोबैक्टर के कारण भी हो सकता है। यह सबसे ज़्यादा शीप के अंदर होगा, सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर ये क्या कर देता है, अबॉर्शन कर देता है। और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर लिस्ट्रियोसिस, ब्रुसोलोसिस, लिस्ट्रियोसिस, ब्रुसोलोसिस, इसके कारण क्या हो जाएगा, थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर क्या हो जाता है, लेप्टोस्पाइरोसिस, लेप्टोस्पाइरोसिस, इनके कारण इन अबॉर्शन हो जाता है। तो अबॉर्शन की हमने पढ़ लिए कि जो जेस्टेशन पीरियड पूरा होने से पहले ही
जब पशु का परचूरसन हो जाए, वो किसी भी इन्फेक्शन के कारण से हो सकता है। दूसरा टर्म है स्टील बर्थ। स्टील बर्थ का मतलब क्या है? जब पशु का जेस्टेशन पीरियड तो पूरा हो चुका है, लेकिन जो काफ बाहर निकला हुआ क्या है? डेड काफ है। डेड काफ है। जेस्टेशन पीरियड तो पूरा हो चुका है, लेकिन जो काफ निकला है वो डेड। अबॉर्शन के अंदर क्या था? जेस्टेशन पीरियड पूरा होने से पहले ही काविंग हो गई थी। स्टील बर्थ के अंदर जेस्टेशन पीरियड पूरा हो चुका था, लेकिन जो फिटस है वो क्या निकला? डेड निकला। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी प्री मैच्योर बर्थ। प्री मैच्योर बर्थ का मतलब क्या है? इसके अंदर जेस्टेशन पीरियड पूरा होने से पहले ही क्या हो जाती है? काविंग हो जाती है, परचुरेशन हो जाता है, लेकिन जो काफ है वो क्या निकलता है? लाइव निकलता है, जिंदा निकलता है। उसको प्री मैच्योर बर्थ बर्थ बोलते हैं। एक टर्म है मिसकैरेज। मिसकैरेज का मतलब क्या है? ऐसा पशु जिसके अंदर बार बार क्या हो रहा है? बार बार अबॉर्शन हो रहा है। बार बार क्या हो रहा है? अबॉर्शन हो रहा है, उसको बोलते हैं मिसकैरेज। क्या बोलते हैं? मिसकैरेज। ऐसे पशुओं को हमें मंथली क्या देना पड़ता है फिर? पेरेंटल रूट से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन देना पड़ता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन देना पड़ता है। ये टर्म हमने की। आशा करता हूँ कि सभी को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। इसके बाद हमारा सिर्फ एक लेक्चर और होगा, जिसके बाद हम आरडी को कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन ही रहेगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।